गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 504 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। जो ये लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट है, इसके सॉल्यूशंस आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, बट आई होप कि नेक्स्ट वीकली जो कॉन्टेस्ट है उनके सॉल्यूशन आपको साइड बाय साइड मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 3945 डिजिट फ्रीक्वेंसी स्कोर। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने वो देख ली तो दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी। So you are given an integer n. The score of n is defined as the sum of d into frequency d over all distinct digits d, where frequency of d denotes the number of times the digit d appear in n. Return an integer denoting the score of n. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास ना एक इंटीजर n हमें गिवन है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफाइन करके देना है इस n का स्कोर। n का स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? n का स्कोर जो है वो कैलकुलेट होगा हर डिस्टिंक्ट डिजिट के लिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। हर डिफरेंट डिजिट के लिए जो स्कोर है वो कैलकुलेट होगा, और स्कोर जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? दैट विल बी डिजिट इनटू योर उस डिजिट की फ्रीक्वेंसी, डिजिट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिट। क्लियर? इस तरीके से तुम्हारा जो स्कोर है वो कैलकुलेट हो रहा है, और सब कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ना एक नंबर की डिस्टिंक्ट डिजिट्स के, हम लोग उसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो n इक्वल्स टू 122 दे रखा है तुम्हें। क्लियर? अब डिजिट 1 जो है वो एक बार आ रहा है, तो डिजिट 1 का अगर एग्जाम्पल है 122, इसके अंदर n में डिजिट 1 जो है वो तुम्हारा एक बार आ रहा है, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी हुई? 1 इंटू 1, डिजिट है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हुई इसकी 1। फिर आया डिजिट नंबर 2, ये 2 जो है दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2, यानी कि इसकी क्या हुई? कॉन्ट्रीब्यूशन हुई 4। अब उसके बाद वापस से डिजिट 2 आ गया, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोले डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब अलग अलग डिजिट, ये तो रिपीट हो गया ना। तो टोटल हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन इस केस में क्या हुआ? 1 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू योर 5। तो आपने आउटपुट इसका जो स्कोर है वो रिटर्न करके दे देना है 5। ये था तुम्हारा क्वेश्चन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देख के जो सबसे पहला थॉट माइंड में आता है वो क्या है कि हम जो है सारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेते हैं। राइट? क्या कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेते हैं। हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना सकते हैं, हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे, फिर डिजिट इनटू फ्रीक्वेंसी जो है करके सबका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? यही अप्रोच सबसे पहले माइंड में आती है, और ये अप्रोच जो है ना ये तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है। इसमें आंसर जो है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा, टेस्ट केस भी पास हो जाएंगे। दिस अप्रोच इज करेक्ट। बट क्या अब इससे भी कोई सिंपल अप्रोच है हमारे पास? ये देखना है। तो हाँ, हमारे पास एक इससे भी सिंपल अप्रोच है, वो आती है तुम्हारी मैथमेटिकल अप्रोच। कौन सी अप्रोच आती है? मैथमेटिकल अप्रोच। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, वो देखते हैं। सबसे पहले ना तुम लोग देखो इस हमारे जो एग्जांपल गिवन है उसको। मान लो जैसे इनमें तुम्हें एक खुद से एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक डिजिट है, मान लो 777 ट्रिपल सेवन। ठीक है? इस क्वेश्चन में 7 जो है वो 3 बार आ रहा है। राइट? दिख रहा है तुम्हें यहाँ 3 बार आता हुआ। अगर अब मैं इसके हिसाब से निकालूं तो क्वेश्चन के हिसाब से इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास कितनी होगी इस नंबर की? डिजिट इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी आई है 3, दैट विल बी 21, ये होगी। अब अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करने की जगह 3 बार ऐड कर लूं तो 7 + 7 + 7, तो भी तो मेरा आंसर 21 ही आ रहा है। मतलब कि डिजिट इंटू फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअली उस डिजिट को उतनी बार ऐड करने के बराबर है जितनी बार वो नंबर में आता है। ठीक है? और जब हम सब डिजिट्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड करेंगे तो आंसर सिंपली जो है हमारा नंबर के सारे डिजिट्स का जो सम है उसके इक्वल बन जाएगा। राइट? जैसे तुम्हारे पास ये एग्जांपल था 122, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम थी तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था 1, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था 4, टोटल आया 5। अगर अब मैं ये करने के बजाय डायरेक्टली ही सारे डिजिट्स जो है उसको सम ले लूं, 1 + 2 + 2, तो भी तो मेरा आंसर 5 आ गया।
आंसर तो भी सेम ही आया ना। तो अप्रोच क्या है? अब काम जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया तुम्हारा। जब तक जो नंबर है तुम्हारा वो जीरो नहीं हो जाता, जब तक जो नंबर है वो जीरो नहीं हो जाता, वाइल योर एन इज ग्रेटर देन जीरो, तब तक तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को तुम्हारा जो एन है उसमें से तुम उसका लास्ट डिजिट निकालना है। क्लियर? लास्ट डिजिट तुम कैसे निकाल लोगे? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट कैसे निकलता है? तुम उस नंबर का मॉडुलस ले लो 10 के साथ। किसी भी नंबर का तुम 10 के साथ मॉडुलस लोगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर लास्ट डिजिट। जैसे 122 था, 122 का मैंने मॉडुलस लिया 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 2, राइट? आंसर आया मेरे पास यहाँ से 2, और उसके बाद जब मेरे पास 2 आंसर आया तो ये हो गया मेरा लास्ट डिजिट। मैं इसको ना मेरा स्कोर जो है उसके अंदर ऐड कर दूंगी, स्कोर के अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्या, मेरा लास्ट डिजिट। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हमारा स्कोर जो है उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। अब मैंने स्कोर के अंदर ऐड कर दिया और 2 तो ऐड हो गया। अब बचे ये दोनों, अब इन दोनों को कैसे लाए? जैसे ही कोई नंबर मैं ऐड करती हूँ उसके बाद मैंने उसको हटाना भी तो पड़ेगा मेरे को। हटाने के लिए क्या करूंगी, उस नंबर को आई विल जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 10। अगर किसी नंबर को तुम 10 से मॉडुलस करते हो, रिमाइंडर निकालते हो, तो तुम्हारे पास लास्ट डिजिट आता है, ठीक है? और अगर तुम उसको 10 से डिवाइड करते हो तो फिर तुम्हारे पास लास्ट डिजिट जो है वो हट जाता है। अगर मैं इसको 10 से मॉडुलस की जगह मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 12। तो डिजिट जो है वो एक कम हो गया, लास्ट डिजिट हट गया। अब मैं वापस से इसका मॉडुलस करूंगी क्योंकि जब तक ये 0 से बड़ा है। क्लियर? तो इसी तरीके से हम चलते जाएंगे और हमारा जो आंसर है उसे निकालते रहेंगे। लास्ट में हमारा जो एन है इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 के साथ, फिर लास्ट में हम हमारा रिटर्न कर देंगे स्कोर की वैल्यू। क्लियर है? ये था तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो, एक इसकी अप्रोच थी, तुम फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे, फ्रीक्वेंसी एरे भी बना सकते हो, बट उसके अंदर तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी फ्रीक्वेंसी एरे की, राइट? बट इस अप्रोच के अंदर तुम्हारी एक चीज तुमने नोट कर, इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ डी। डी यानी कि जितने भी तुम्हारे डिजिट्स हैं तुम्हारे नंबर के अंदर, क्योंकि उतनी बारी आइट्रेशन चलनी है, तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ डी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी तुम्हारी बिग ऑफ 1, क्योंकि हम सिंपली वेरिएबल्स यूज करेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा एरे वगैरह कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये थी इसकी तुम्हारी अप्रोच। अब हम इसका एक बार कोड लिख के देख। अब लिखते हैं इस क्वेश्चन का कोड। क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले हमने हमारा जो है स्कोर इसको इनिशियलाइज करा 0 के साथ, स्कोर इनिशियलाइज हो गया। फिर अब हम हमारे चलेंगे वाइल लूप। वाइल हमारा एन जो नंबर है वो ग्रेटर है 0 से। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट निकालना है। इंट लास्ट डिजिट। हम लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं? लास्ट डिजिट निकालेंगे किसी भी नंबर का, अगर मैं उसको मॉडुलस ले लूं 10 के साथ तो मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। लास्ट डिजिट निकल गया। इस लास्ट डिजिट को मैं स्कोर के अंदर ऐड कर दूंगी। योर स्कोर प्लस इक्वल्स टू योर लास्ट डिजिट। स्कोर के अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब ये नंबर ऐड हो गया। अब मेरे को एक नंबर जो जिसको मैंने ऐड करा उसको हटाना भी तो है। तो हटाएंगे कैसे? हम जो हमारा नंबर था उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 10। क्लियर? तो आपका लास्ट डिजिट जो है वो रिमूव हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, वी विल रिटर्न अवर स्कोर। क्लियर? तो ये छोटा सा था तुम्हारा इसका कोड। एक बार इसको रन करते हैं। टेस्ट केस तुम्हारे पास हो गए हैं और जैसे मैं इसको सबमिट करूंगी, सो दिस वाज योर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो है 3946 मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम सेल 1। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना वो स्टार्टिंग में देखने में बहुत ज्यादा ट्रिकी लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत कुछ हमें कैलकुलेट करना है, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। बट इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही तुम्हारे एक डीएसए मेथड, या फिर हम मैं बोल सकती हूँ कि जो हम एक डीएसए के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बिल्कुल ही उसकी तरफ ले जाता है उस क्वेश्चन को। अगर तुमने वो ऑब्जर्वेशन नोट कर ली देन दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी सिंपल। तो हम इस क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल ही इंट्यूटिवली अच्छे से देखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन हमने बिल्ड किया। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है,
You are given a 2D integer array items where items I equals to factors of I or price I represents the ith item. You are also given an integer budget. There are unlimited copies of each item available for purchase. You may buy any number of items of any item such that any number of copies of any item such that the total cost of the purchased copy is at most budget. After buying items, you may receive free copies according to the following rules. पहला रूल है for each item I that you bought at least one copy of, you receive one free copy of every item J such that J not equals to I and factor I divides factor J. Buying multiple copies of same item I does not give additional free copies through item I. The same item J can be received multiple times for free if it is received from purchases of different item types. Return the maximum total number of items copies you can obtain, including both purchased copies and free copies, while spending at most budget on purchased items. अब ये क्या क्वेश्चन था, किसी को समझ नहीं आया होगा, राइट? हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या गया है। मैं तुम्हें क्वेश्चन की एक ओवरव्यू समरी देती हूँ। इस क्वेश्चन में ना तुम्हारे पास n नंबर ऑफ आइटम्स तुम्हें गिवन है। क्या है? n नंबर ऑफ आइटम्स तुम्हारे पास गिवन है और हर आइटम के पास ना दो चीज है। एक तो है इस आइटम के पास फैक्टर, एक चीज है फैक्टर और दूसरी चीज है आइटम के पास प्राइस। ठीक है, हर आइटम के पास ये दो चीजें हैं और हमारे पास एक फिक्स्ड जो है बजट हमें गिवन है। ये फिक्स्ड है, बजट की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। करना क्या है, अब हमें कोई भी आइटम खरीदनी है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। कितनी भी कॉपीज, किसी भी आइटम की हम कितनी भी कॉपीज खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें बोला है एक आइटम के हमारे पास अनलिमिटेड कॉपीज है, देयर आर अनलिमिटेड कॉपीज ऑफ ईच आइटम। तो हमें कोई भी आइटम खरीदनी है, उसकी कितनी भी अनलिमिटेड कॉपीज, बट ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारा प्राइस है ना, वो हमारे बजट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो हमारा बजट है उससे ज्यादा हमारे प्राइस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लाइक जितनी पॉकेट मनी मिली है उसी के अंदर तुम्हें सामान खरीदना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेना। और स्पेशल रूल ये किसके अंदर है कि अगर किसी भी आइटम को कम से कम हम एक बार परचेज करेंगे ना, तो उस आइटम से फैक्टर्स, उस आइटम का जो फैक्टर हमें गिवन है उससे जितने भी दूसरे आइटम्स डिविजिबल होंगे उन सब की हमें एक कॉपी मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट परचेज पे है, ये सेकंड परचेज थर्ड परचेज पे नहीं है, ये सिर्फ एक ही टाइम है। क्लियर? हमारा लास्ट में गोल क्या है कि हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल कॉपीज हमें बतानी है जिसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। हमने जो परचेज करी है वो वाली आइटम्स भी आएंगी और जो फ्री कॉपीज हमें मिली है इन दोनों को ऐड करके हम लोगों को मैक्सिमम कॉपीज खरीदनी है अंडर हमारा ये जो बजट हमें गिवन है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के अंदर ना तुम्हारे पास टोटल 7 मेजर ऑब्जर्वेशंस है। अगर इन 7 मेजर ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देख लिया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से सॉल्व। क्लियर? अब मैं एक एक करके तुम्हें सारी ऑब्जर्वेशंस समझाऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये कहती है कि समझो कि हमें एक्चुअली में काउंट क्या करना है। क्लियर? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि एक्चुअल में काउंट क्या करना है, हमें काउंट क्या करना है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि हमें एक्चुअल में काउंट क्या करना है। अगर किसी आइटम की एक कॉपी खरीदी तो मुझे फ्री में सारे वो एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके भी फैक्टर इस सिलेक्टेड आइटम के फैक्टर से डिविजिबल होंगे, राइट? अब इसका क्या मतलब है? मान लो तुम्हारे पास, एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि एग्जाम्पल में ये तुम्हारे पास जो है ना फैक्टर्स अवेलेबल है 2 4 6 12। क्लियर? अब मान लो मैंने ये वाली कॉपी खरीदी जिसका फैक्टर था 2, तो अब मैंने अगर ये कॉपी खरीदी तो मेरी परचेज तो एक आइटम हो गई, राइट? अब मैं पहली बार खरीद रही हूँ तो अब 2 से जितने भी फैक्टर्स डिवाइड होंगे, अब जो मेरे पास बचे हुए फैक्टर्स हैं ये वाले, ये तो मैंने खरीद लिया। अब ये जो बचे हुए फैक्टर्स हैं मैं इसके अंदर चेक करूंगी क्या 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है।
2 2 4, हाँ होता है। क्या 6 जो है मेरा वो 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 3 6 ये भी होता है। कि 12 मेरा 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 6 12 ये भी होता है। मतलब मेरे ये तीनों के तीनों आइटम्स जो हैं, इन इन तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं, ये मेरे 2 से डिविजिबल है। तो मतलब मेरे को जो मैं जब ये 2 वाली आइटम खरीदूंगी, तो मेरे को इस आइटम खरीदने का एक कॉपी प्लस ये इसका, क्योंकि फैक्टर जो है वो इन सब फैक्टर्स के साथ डिविजिबल है, इन सब की भी मेरे को एक एक कॉपी फ्री मिलेगी। मतलब एक कॉपी इसकी, एक कॉपी इसकी, एक कॉपी इसकी, यानी कि टोटल 3 कॉपीज और। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने फैक्टर नंबर 2 वाला आइटम खरीदी, फैक्टर नंबर 2 वाली आइटम खरीदी, तो मेरे को टोटल 4 कॉपीज मिली फ्री में। कितनी मिली? टोटल मेरे पास 4 कॉपीज आई, फ्री एंड परचेज मिला के। क्लियर? इस आइटम की फर्स्ट परचेज पर टोटल कितनी कॉपीज मिलेंगी, हम लोगों को ये चेक करना है। मेरे को फैक्टर्स कितने हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? फैक्टर्स जो है उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरा मेन मतलब क्या है कि मेरा मेन मोटिव यही है कि इस आइटम की जो मैं फर्स्ट परचेज करूंगी ना, उस पर मेरे को टोटल कितनी कॉपीज मिलेंगी, मेरे को ये चेक करना है। क्लियर? ये थी तुम्हारी इसकी पहली ऑब्जर्वेशन। तो अब हम देखते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ये थी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की हमें काउंट क्या करना है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 तुम्हारी क्या बोलती है कि ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है कि हम हमारे पहले फर्स्ट परचेज की तरफ देखते हैं। क्लियर? किसी भी आइटम को जब हमने पहली बार परचेज किया तो उसकी वैल्यू, फर्स्ट परचेज की वैल्यू, ये कैसे होगी? सपोज करो कि तुम्हारे पास जो फैक्टर है ना, फैक्टर मान लो तुम्हारे पास गिवन है 2, और इसका प्राइस जो है गिवन है वो है 4, क्योंकि तुम्हारे दोनों एक आइटम के पास दो चीजें हैं, फैक्टर और प्राइस। तुम्हारा पहले आइटम का जो फैक्टर है मान लो 2 है और प्राइस है 4। अब जैसे इसको मैंने कैलकुलेट करा, मान लो यही एग्जांपल था, तो तुम्हारे पास टोटल कॉपीज आ रही थी 4। इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से, तो मैं इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकती कि मेरे पास कॉस्ट यानी कि जो मेरा प्राइस था वो था 4 के इक्वल, और जो मेरे पास इसकी वैल्यू थी मतलब कॉपीज, वो भी इस केस में कितनी आई थी? 4। तो कॉस्ट भी था मेरे पास 4 और मेरे पास वैल्यू भी थी 4। अब सपोज करो कि मान लो तुम्हारे पास दूसरा एक आइटम है, उस आइटम के अंदर तुम्हारे पास फैक्टर्स जो है वो इक्वल है तुम्हारे 3 के, और प्राइस है उसका इक्वल 2 के, और टोटल कॉपीज जो है ना वो तुम्हें मिल रही है 3। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हुआ तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? फैक्टर से मेरे को मतलब नहीं है, कॉस्ट है मेरा 2 और 3, मेरे पास वैल्यूज कितनी आ गई? 3। राइट? इस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मान लो मैं और आइटम्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1, कॉस्ट है 1 और वैल्यू है 2, कॉस्ट है 4, वैल्यू है 2, कॉस्ट है 4, वैल्यू है 1। मान लो ये तुम्हारे पास एंड में तुम्हारे पास बन के आया फर्स्ट परचेज की वैल्यूज तुम्हारे हर आइटम के। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये जो मेथड है, ये कॉस्ट और वैल्यू जो हम करते थे, ये कुछ कुछ जो है तुम्हारा नैपसैक जैसा है। नैपसैक वाला क्वेश्चन याद है तुम लोगों को? नैपसैक, जिस बच्चे ने डीपी पढ़ा होगा तो उसको नैपसैक पता होगा। नैपसैक जो होता है बेसिकली तुम्हारे पास एक बोरी होती है जिसको हम नैपसैक बोलते हैं, और तुम्हारे पास कुछ आइटम्स होते हैं। तुम्हें अपनी जो आइटम्स है ना वो बोरी के अंदर फिट करने हैं, और फिट इस तरीके से करने हैं कि तुम लोग जो तुम्हें वेट गिवन है कि जितना एक नैपसैक के अंदर जितना वेट के आइटम्स आ सकते हैं, कि तुम कम से कम वेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा महंगी या ज्यादा से ज्यादा महंगी प्राइस का जो आइटम है वो उठा लो। क्लियर? लाइक तुम्हारा जो ओवरऑल प्राइस है ना वो ज्यादा होना चाहिए। तो नैपसैक अगर किसी ने करी है तो उसको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा उसको हिंट मिला होगा कि हम कुछ नैपसैक की तरह कर रहे हैं, कि हमारे पास कॉस्ट भी है, हमारे पास वैल्यू भी है, हमें चीज थोड़ी पता चल रही है, बट और आगे जाके इसको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कह रही हूँ। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 3 के बारे में। क्लियर? ऑब्जर्वेशन नंबर 3। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3 तुम्हारी क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन नंबर 3 कहती है कि मल्टीपल कॉपीज का क्या करें। मान लो तुम लोगों ने
जो फर्स्ट परचेज थी वो तो कर ली। अब इसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल कॉपीज भी तुम्हें बोला हुआ था, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा। मल्टीपल कॉपीज का क्या करें? यहाँ जो है ना सबसे बड़ा ट्रैप होता है। सपोज करो कि जो तुम्हारी फैक्टर टू वाली आइटम है, फैक्टर टू वाला जो भी हमने पीछे आइटम पढ़ा उसके अंदर पहले तो मैंने जब फैक्टर टू वाली आइटम परचेज करी तो एक तो मेरे को परचेज के लिए कॉपी मिली, प्लस फैक्टर टू जो था वो मेरे बाकी तीन जो फैक्टर्स थे उनके साथ डिविजिबल था, तो मेरे को तीन फ्री कॉपीज उनकी मिली। टोटल मेरे पास हो गई फोर कॉपीज, राइट। मान लो कि मैंने वापस से ये सब मेरा किस लिए हुआ था, ये हुआ था मेरा फैक्टर नंबर टू की कॉपीज के लिए। अब मान लो मैंने फैक्टर नंबर टू की कॉपीज वापस से खरीद ली, मैंने एक और फैक्टर टू की कॉपीज खरीद ली, तो क्या अब भी मेरे को ये जो फ्री आइटम्स पहले मिली थी वो मिलेंगी? तो इसका आंसर है नहीं, मेरे को ये फ्री आइटम्स वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर ऑलरेडी तुम्हें बोला हुआ है कि जो मल्टीपल कॉपीज है वो तुम्हें एडिशनल फ्री कॉपीज नहीं देंगी। कि मतलब मान लो अगर तुमने पहली बार परचेज किया तो तुम्हारे पास परचेज के लिए एक कॉपी और साथ में जो तुमने जिसके फैक्टर्स उस दूसरे आइटम के साथ अगर डिविजिबल हो रहे थे तो उस आइटम की भी एक एक कॉपी मिल रही थी। लेकिन अगर मान लो तुमने इस आइटम को वापस से परचेज कर लिया तो उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परचेज करने के लिए प्लस वन कॉपी होगा, तुम्हारे पास कोई भी फ्री कॉपी नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर चाहे तुम इसको सेकंड टाइम कर लो, जब तुम इसको थर्ड टाइम करोगे तो भी तुम्हारे पास सिर्फ वन कॉपी होगा प्लस में। तो ये इसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट परचेज है, फर्स्ट परचेज तुम्हारा स्पेशल है, बाकी सारे जो परचेजेस है वो तुम्हारे बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर? तो हमें यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि जो हमारा फर्स्ट परचेज है ना, फर्स्ट परचेज इज स्पेशल। फर्स्ट परचेज हमारे लिए एक स्पेशल चीज है, क्योंकि उसको करने से मेरे को फ्रीबीज मिल रही है, यानी कि फ्री कॉपीज मेरे को मिल रही है जब मैं फर्स्ट परचेज करती हूँ। बट अगर मैं बाकी सारे परचेजेस करूँ तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उसके साथ मेरे को कोई फ्री नहीं मिलेगा। उसके साथ जो मैंने आइटम परचेज करी है मेरे को उसी की एक कॉपी मिलेगी। क्लियर? ये था तुम्हारा थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर फोर की। ऑब्जर्वेशन नंबर फोर क्या है तुम्हारे पास? ऑब्जर्वेशन नंबर फोर है एक्स्ट्रा कॉपीज का बेस्ट चॉइस। क्लियर? एक्स्ट्रा कॉपीज का बेस्ट चॉइस का क्या मतलब है यहाँ पे? सपोज करो तुम्हारे पास अब बजट बच गया। ऑब्जर्वेशन फोर जो मैं लिख देती हूँ, यह है तुम्हारे एक्स्ट्रा कॉपीज के लिए। अब एक्स्ट्रा कॉपीज के लिए क्या करें? मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो बजट है वो बच गया। अब हमें सिर्फ कॉपीज बढ़ानी है। ठीक है, मान लो तुमने एक एक बार जो है सारी फर्स्ट परचेजेस खरीद लिए, या फिर मान लो कि तुम्हारे पास जो आइटम्स थे तुमने एक बार फर्स्ट परचेजेस के साथ जो फ्रीबीज तुम्हें मिल रही थी ना, तुमने वो करके पहले अपनी आइटम्स खरीद ली। अब मान लो जब तुमने एक बार सारी सिलेक्शन कर ली कि मेरे को ये आइटम लेना है, मेरे को ये आइटम लेना है, मेरे को ये आइटम लेना है, उसके बाद तुम्हारे पास जो तुम्हारा बजट है ना वो थोड़ा सा बच गया। अब बजट बच गया तो अब क्या करना है? अब हम लोगों को सिर्फ कॉपीज बढ़ानी है, और हर एक्स्ट्रा परचेज से हमें पता है कि हमें प्लस वन कॉपी मिलती है हमारी हर एक्स्ट्रा परचेज से। क्लियर? अब चाहे वो कोई भी आइटम हो, तो अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर सबको सिर्फ प्लस वन कॉपी ही मिल रही है तो अब हम हमेशा जो है सबसे चीपेस्ट आइटम ले लें। क्यों? ये चीज तुम्हें मेरी समझ आई? क्या मान लो तुम लोगों ने जैसे फर्स्ट कॉपीज जो है वो खरीदी, अब तुम एक ही आइटम की एक्स्ट्रा कॉपीज खरीद रहे हो, जैसे हमने इस केस में किया। हम एक ही आइटम की अगर तुम एक्स्ट्रा कॉपीज खरीद रहे हो तो तुम्हें ये पता है कि तुम अगर एक्स्ट्रा कॉपी किसी भी आइटम की खरीदोगे तो हमेशा तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉपी प्लस होगी, तुम्हें सिर्फ परचेज करने की प्लस वन कॉपी ही मिलेगी, तुम्हें कोई फ्री चीजें नहीं मिलने वाली। तो अगर अब मेरे को ऐसे करके कॉपीज ही बढ़ानी है, क्योंकि एट द एंड मेरे को मैक्सिमम कॉपीज चाहिए ना, तो अगर अब मेरे को मैक्सिमम कॉपीज ही करनी है, इसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं कम पैसे में ज्यादा कॉपीज लूं, राइट। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक कॉपी है जिसका प्राइस है सेवन, एक कॉपी है जिसका प्राइस है टू। क्लियर? अब मान लो मेरे ये दोनों मैंने पहले इनके फर्स्ट परचेजेस कर चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा कॉपीज खरीद रही हूँ। एक्स्ट्रा कॉपी अगर मैं खरीदूंगी, मान लो मेरे पास बजट ही सिर्फ एट का है, एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग बजट है वो सिर्फ एट का पड़ा हुआ है। अगर सेवन वाली सेवन वाली जो प्राइस है ये कॉस्ट है तुम्हारे पास, अगर सेवन वाली कॉस्ट की मैं कॉपी लूंगी तो मैं सिर्फ एक ही कॉपी ले पाऊंगी। लेकिन अगर मैं टू वाले कॉस्ट की कॉपी लूंगी तो वो उसी की जगह में तुम्हारे पास चार कॉपीज ले पाऊंगी, राइट है।
तो ये चीज से मतलब क्या मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि जो चीपेस्ट वाली आइटम है, मैं चीपेस्ट वाली आइटम जो है अगर उसको खरीदूं तो मेरे पास ज्यादा कॉपीज बनेंगी। ये तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली चीज हो गई, राइट। तो इससे क्या होगा, क्योंकि सेम पैसे पे मैक्सिमम कॉपीज हमें यही चीज देगा। क्लियर? आई होप तुम्हें ये वाला पॉइंट जो है ये समझ आया होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन थी तुम्हारी एक्स्ट्रा कॉपीज के लिए। अब हम आगे चलते हैं हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि पहले स्पेशल परचेजेस को तुम लोगों ने डिसाइड करना है। क्या है ना कि फिफ्थ प्रॉब्लम जो होती है ये होती है तुम्हारी डिसीजन की ऑब्जर्वेशन। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो दो पार्ट्स में आके डिवाइड हो चुका है। अगर तुमने अब नोटिस किया, क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे हो गए। तुम्हारा जो पहला पार्ट है ये पार्ट वन तुम लोगों को क्या कहता है कि कौन से आइटम की फर्स्ट कॉपी लेनी है, कि कौन से आइटम की फर्स्ट कॉपी लें। हम फर्स्ट कॉपी जो है वो किस आइटम की लें, अब पहले हमें तो ये बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम किसी आइटम की फर्स्ट कॉपी लोगे तभी तुम्हारे पास फ्री बीज मिलेंगी, राइट। तो अब तुम्हें ये देखना है कि तुम सबसे पहले कौन से आइटम की मेरे को फर्स्ट कॉपी लेनी है। और अगर दूसरा पार्ट क्या है, एक तो पहला चीज मेरे को डिसाइड करनी है कौन से आइटम की फर्स्ट कॉपी लूंगी, दूसरी चीज क्या डिसाइड करनी है, अगर मेरे पास जो मेरा बजट है, बजट जो है वो बच गया, बजट अगर रिमेनिंग है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, उस केस में मेरे को सबसे चीपेस्ट वाली आइटम जो है उसको खरीदना है। चीपेस्ट आइटम की जो कॉपी है उसको मेरे को खरीदना है। क्लियर? ये दो ऑब्जर्वेशंस तुम्हारे पास अभी निकल के आई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जैसे आइटम की फर्स्ट कॉपी, अगर पहले पार्ट की बात करें कि आइटम की फर्स्ट कॉपी तुमने कैसे लेनी है, तो ये तो कौन सा आइटम की फर्स्ट कॉपी लेनी है, तो इसका बेस्ट तरीका है तुम उसी आइटम की फर्स्ट कॉपी ले लो जिससे तुम लोगों को फ्रीबीज ज्यादा मिल रही हैं, राइट। बट अब फ्रीबीज का ये सवाल आता है कि फ्रीबीज हम कैलकुलेट कैसे करें। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 6 कि फ्रीबीज यानी कि कितनी कॉपीज, तो अगर उसकी वैल्यू बोल देती हूँ मैं, कॉपीज को क्या बोल रही हूँ मैं, वैल्यूज, कि एट द एंड मेरे को कितनी वैल्यूज चाहिए, तो मैं वैल्यूज को है कैसे निकालूंगी। तो वैल्यूज को फाइंड करने का मेरे पास तरीका होता है, इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है किसी भी आइटम की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, वैल्यू कितनी किसके इक्वल होगी, कितने फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स जो हैं वो, कितने फैक्टर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे हमारे फैक्टर ऑफ आई से। फैक्टर ऑफ आई से कितने फैक्टर्स जो है वो और डिविजिबल होंगे, ये होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ आई। क्लियर? कितने फैक्टर्स तुम्हारे फैक्टर ऑफ आई से डिविजिबल होंगे। अब जैसे हमारे पास उस केस में था फैक्टर 2, और फैक्टर जो 2 था वो तुम्हारा 4, 6 और 12 इन सबसे भी डिविजिबल हो रहा था। तो मतलब कि तुम्हारे पास 4 कॉपीज हो गई थी, एक कॉपी तो इसकी और 3 इनकी फ्रीबीज, तो 4 कॉपी तुम्हारे पास हुई थी। तो उस केस में तुम्हारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गई थी, 4 के इक्वल। क्लियर? तो इस तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, राइट। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन की, यानी कि तुम्हारी सेवंथ ऑब्जर्वेशन पे। अब जो है ना अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो है ना वो प्योर एक नैपसेक जैसी प्रॉब्लम बन चुका है। क्यों कि नैपसेक जैसी प्रॉब्लम कैसे बन चुकी है, नैपसेक मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास हर आइटम के लिए, फॉर ईच आइटम या हर आइटम के लिए तुम्हारे पास क्या चीज है, तुम्हारे पास एक कॉस्ट है जिसका मतलब कि तुम्हारी प्राइस हो गया, साथ में तुम्हारे पास वैल्यू है, वैल्यूज का मतलब हो गया तुम्हारे पास कॉपीज की हम जितनी ले रहे हैं। और फर्स्ट परचेज जो है तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, फर्स्ट परचेज जो है वो सिर्फ ओनली वन टाइम, उससे ज्यादा बार तुम फर्स्ट परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट परचेज एक ही टाइम करोगे जब तुम्हें फ्रीबीज मिलेंगी, अदरवाइज तुम्हें फ्री कॉपीज नहीं मिलेगी। तो मतलब अगर मैं देखूं कि मैं एक आइटम, जो मेरे पास आइटम्स हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से सोचूं कि मेरे पास जितने भी आइटम्स हैं उसको या तो मैं एक बार खरीदूं या फिर मैं उन्हें उसकी मल्टीपल कॉपीज खरीदनी है, या तो उस आइटम को मेरे को एक बार खरीदना है या उसकी मेरे को मल्टीपल कॉपीज खरीदनी है। क्लियर? तो मेरे पास यही ऑप्शंस है। तो ये किस तरह हुआ, ये नैपसैक के अंदर तुम्हारी कौन से टाइप की नैपसैक हुई, ये हुआ तुम्हारा 0 1 नैपसैक, जिसके अंदर तुम्हारे पास दो चॉइसेस होता है, या तो लो या ना लो। ये बिल्कुल तुम्हारा 0 1 नैपसैक की तरह है।
क्लियर। अगर हम इसके अंदर 01 नैपसैक का बोलोगे डीपी है वो, तो डीपी कहाँ से आई इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम इसमें डीपी स्टेट की बात करें तो डीपी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं माना डीपी ऑफ जे से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बजट जे स्पेंड करके तुम लोगों ने कितनी मैक्सिमम कॉपीज निकाली। ठीक है, जो तुम्हारा बजट जे था उसको स्पेंड करके तुम लोगों ने कितनी मैक्सिमम कॉपीज निकाली। अब डीपी ऑफ जे फाइंड करने का क्या तरीका है, मैक्सिमम ऑफ तुम्हारा डीपी ऑफ जे और साथ में तुम्हारा डीपी ऑफ जे माइनस करूंगी मैं कॉस्ट प्लस करूंगी इसके अंदर मैं मेरी वेट। ये तरीका है तुम्हारा डीपी ऑफ जे निकालने का। और अगर हम नहीं लेते हैं तो बेस्ट तरीका, अगर हमने आइटम नहीं लेनी तो हमारी जो करंट वैल्यू है डीपी की उसको वो ही रहने दो। क्लियर। अब ये तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा कि ये चीज कैसे आई, ये कैसे बना। अब इसको मैं जब तुम लोगों को एक बार ड्राई रन करके दिखाऊंगी ना पूरा क्वेश्चन, तुम्हें तब क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ड्राई रन करने से पहले हम एक बार ना इस क्वेश्चन का लिखते हैं पूरा का पूरा सूडो कोड। क्योंकि जब तुम सूडो कोड लिखोगे तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद फिर तुम लोगों से ड्राई रन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्लियर। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सूडो। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन की सूडो कोड की बात करूँ ना, तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बस एक आइटम की परचेज, फर्स्ट परचेज की वैल्यू निकालनी है सारे आइटम्स की। उसके बाद हम 01 नैपसैक जो है उसको लगाएंगे और डिसाइड करेंगे करेंगे कि कौन से आइटम की फर्स्ट कॉपी लेनी है या नहीं लेनी। और जो बजट बच जाएगा फिर उसके हिसाब से हम जो चीपेस्ट आइटम्स की एक्स्ट्रा कॉपीज होंगी ना वो खरीद लेंगे। क्योंकि हर एक्स्ट्रा परचेज करने पर हमें सिर्फ एक ही कॉपी मिलती है, राइट। तो अगर मैं इसका शॉर्ट में सूडो कोड तुम्हें लिख के दिखाऊं तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट करना कि वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ एवरी फर्स्ट परचेज, फर्स्ट परचेज या वैल्यू ऑफ फर्स्ट परचेज ऑफ एवरी आइटम की फर्स्ट परचेज को कैलकुलेट करना, ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे मेरा 01 नैपसैक। 01 नैपसैक अप्लाई करके मैं मेरी मेन ऑब्जर्वेशन निकालूंगी कि मेरे को इस आइटम की फर्स्ट कॉपी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। थर्ड चीज में क्या करूंगी, यूज करूंगी जो मेरा रिमेनिंग बजट होगा, जो मेरा रिमेनिंग बजट होगा मैं उसको यूज करूंगी टू बाय, क्या बाय करने के लिए, मेरा जो चीपेस्ट आइटम होगा, चीपेस्ट आइटम की जो चीपेस्ट आइटम की कॉपी होगी उसको बाय करने के लिए मैं मेरा रिमेनिंग बजट यूज करूंगी। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी मेरा मैक्सिमम आंसर। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारे जो सूडो कोड है ये खत्म होता है। ओवरऑल तुम्हें ये काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार अब इसका ड्राई रन करते हैं ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाए। अब इसका अगर मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखाऊं, सो मान लो ड्राई रन के लिए तुम्हारे पास जो आइटम्स है ना, आइटम्स हम ये ले लेते हैं। आइटम्स तुम्हें कुछ इस तरीके से दे रखी है, 2 4 3 2 4 1 6 4 एंड 12 एंड 4, ये तुम्हारे पास आइटम्स है। और जो बजट तुम्हें गिवन है, बजट गिवन तुम्हारे पास है 8। ठीक है, ये दो चीजें तुम्हें दे रखी है। अब तुम्हें क्या करना है, हर आइटम की वैल्यू निकालो। हर आइटम की वैल्यू सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर है तो ये दो चीजें थी, ये था तुम्हारा फैक्टर, ये था तुम्हारा प्राइस या कॉस्ट जो तुम बोलते हो, राइट। अब फैक्टर 2 के लिए जब मैं बात करूं यहाँ पे, मेरा जो फैक्टर था 2, वेट, जो मेरा फैक्टर था यहाँ पर 2, फैक्टर 2 के लिए अगर मैं देखूँ तो फैक्टर 2 जो है वो मेरा इससे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो मतलब फैक्टर 2 की आई मेरे पास 4 कॉपीज। क्लियर। फैक्टर 2 की आई 4 कॉपीज। फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नेक्स्ट है 3, 3 फैक्टर जो है मेरा 6 से डिवाइड हो रहा है 12 से, तो इसकी आई मेरे पास 3 कॉपीज, क्योंकि 3 खुद भी तो इंक्लूड होगा, एक 3 खुद हो गया, एक 6 और एक 12। फिर आया मेरे पास नेक्स्ट फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 एक तो 4 खुद आएगा और साथ में 12, तो यानी कि 2 कॉपीज। फिर आया मेरे पास मेरा फैक्टर नंबर 6, फैक्टर नंबर 6 एक 6 खुद हुआ और साथ में 12 यानी कि 2 कॉपीज।
और लास्ट में बचा तुम्हारे पास फैक्टर नंबर 12, जिसकी तुम्हारे पास है सिर्फ एक कॉपी। क्लियर? यहाँ से हमने सारा कुछ निकाल लिया, तो हमारे पास अब क्या आया यहाँ से, अगर मैं लिखूं कॉस्ट और वैल्यूज, कॉस्ट और वैल्यूज अगर मैं लिखूं यहाँ से एक टेबल के फॉर्मेट में, तो 4 2 कॉस्ट जो है 4 2 1 4 4, ये तुम्हारे पास कॉस्ट है। 4 वाले कॉस्ट के लिए तुम्हारे पास कितनी कॉपीज थी, कितनी वैल्यूज थी? 4। 2 वाले कॉस्ट के लिए वैल्यूज थी 3। 1 वाले कॉस्ट के लिए वैल्यूज थी 2। 4 वाले के लिए थी 2। और 4 वाले के लिए अगेन तुम्हारे पास लास्ट में थी 1। सो ये था तुम्हारा टेबल। हाँ, इसके बाद तुम्हारा काम आता है नैपसैक का। अब हम लगाएंगे 01 नैपसैक। क्लियर? 01 नैपसैक अब हम जब लगाएंगे, तो सबसे पहले मान लो कि तुम्हारे पास जो बजट है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था तुम्हें, जो बजट है वो तुम्हारे पास गिवन है 8। ठीक है, अब सबसे प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, सबसे प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या हुआ, हमने प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन इसके अंदर से देखे, हमने ले लिया हमारा 4 3 2 1 1, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यूज है, सबसे ज्यादा कॉपीज मिल रही है, हम वही ले रहे हैं। हमने एक ये वाली ले ली 4 4, एक हमने 2 3 ले लिया, एक हमने 1 2 ले लिया, क्योंकि इसका अगर तुम ऐड करो टोटल कॉस्ट 4 2 और 1, ये तीनों हमने कॉस्ट क्यों ली, क्योंकि 4 + 2 + 1 7, 7 जो है तुम्हारा 8 से छोटा है, तो मतलब मेरा बजट के अंदर है। तो टोटल कॉपीज अब कितनी हो गई, अगर मैं टोटल कॉपीज की बात करूं, कॉपीज मेरे पास टोटल हो गई यहाँ पे 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2, ये हो गई मेरे पास टोटल कॉपीज, यानी कि 9 कॉपीज मेरे पास हो गई। कितनी कॉपीज हो गई? 9। अगर अब मैं रिमेनिंग बजट की बात करूं, तो रिमेनिंग बजट मेरे पास कितना होगा, बजट गिवन था मेरे को 8, उसके अंदर से 7 मैंने कर लिया यूज, तो रिमेनिंग क्या हुआ, 8 - 7 यानी कि 1। अब मेरे पास 1 बजट बचा। अब चीपेस्ट आइटम जो है यहाँ पे, उसका प्राइस क्या है, सबसे सस्ती आइटम का प्राइस क्या है? 1। क्या प्राइस है? 1। क्लियर? तो अब मैं निकालूंगी कैसे, एक्स्ट्रा कॉपीज कितनी ले सकती हूँ मैं, 1 / 1, जो मेरे पास रिमेनिंग बजट था डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट आइटम। तभी हमने स्टार्टिंग में पहले मिनिमम प्राइस निकाल लेंगे हम। तो कॉस्ट जितना, आई मीन रिमेनिंग कॉस्ट, रिमेनिंग बजट जो बचा, उसके अंदर से मैंने डिवाइड कर दिया मेरा चीपेस्ट कॉस्ट, 1 / 1 यानी कि 1। तो मैं एक ही एक्स्ट्रा कॉपी ले सकती हूँ। क्लियर? तो एक ही मैंने एक्स्ट्रा कॉपी ली, तो ये कॉस्ट 1 वाले की मैंने एक एक्स्ट्रा कॉपी ली, और उससे मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 9 + 1, यानी कि फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 10 कॉपीज। क्लियर? ये आ गया हमारे पास 10 कॉपीज। जो नैपसेक है ना, ये हमें बताता है कि किन आइटम्स की फर्स्ट कॉपी लेनी चाहिए, किन की नहीं। उसके बाद जो आइटम बचता है, उससे चीपेस्ट आइटम की एक्स्ट्रा कॉपीज ले लेते हैं, क्योंकि हर एक्स्ट्रा परचेज सिर्फ एक ही कॉपी देती है। इस एग्जाम्पल में हमें पहले 9 कॉपीज मिलती हैं, और रिमेनिंग बजट से एक और कॉपी मिल जाती है, इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा आता है 10 कॉपीज। क्लियर? अब ये जो है, तुम इसको इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वरना तुमने अगर ड्राई रन करना है, तुम इसका पूरा का पूरा डीपी टेबल भी बना सकते हो, बट आई प्रेफर दिस अप्रोच। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का हम एक बार पहले करते हैं कोड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका कोड। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हमारा इंट एन। इंट एन किसको दिखाएगा, तुम्हारे आइटम्स डॉट लेंथ को। इंट एन किसको दिखा रहा है, आइटम्स डॉट लेंथ। उसके बाद इंट हमने ले लिया एक हमारा मैक्स फैक्टर। क्या ले लिया? मैक्स फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 0 के साथ। और इंट हमने हमारा स्टार्टिंग में ले लिया मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस को हमने इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर? अब हमारे पास क्या काम है, अब हम लोगों को फाइंड करना है कि मैक्सिमम फैक्टर क्या है हमारे पास, एंड हमारा मिनिमम प्राइस क्या है। मैक्सिमम फैक्टर एंड मिनिमम प्राइस, सॉरी, मिनिमम प्राइस, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे फॉर इंट ऑफ, यार हम ट्रेवर्स किसको कर रहे हैं, हमारे आइटम वाले एरे को। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, आइटम वाले एरे के अंदर हम सारे आइटम्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। फॉर ईच आइटम इन योर आइटम्स एरे हम मैक्स फैक्टर
मैक्स फैक्टर को कैसे निकाल रहे हैं? मैक्स फैक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारा मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स फैक्टर, कॉमा दूसरा क्या है तुम्हारी आइटम ऑफ 0। तुमने इसको फर्स्ट आइटम से कंपेयर कर लिया, ये तुम्हारा दूसरे तरीके से आएगा आइटम ऑफ 0, राइट। तो इस तरीके से तुम लोगों ने तुम्हारा निकाल लिया पहले मैक्स फैक्टर। तुम यहाँ से कैलकुलेट क्या कर रहे हो? हर आइटम के लिए उसका मैक्सिमम फैक्टर क्या है। फिर तुम निकालोगे मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस तुम्हारा इस केस में क्या हो जाएगा? मिनिमम प्राइस होगा तुम्हारा मैथ डॉट मिन, मिनिमम वैल्यू किसकी? मिन प्राइस जो भी हमने ऊपर इनिशियलाइज करा वो, या फिर तुम्हारे आइटम ऑफ 1 की। आइटम ऑफ 1 की ये 2D एरे तुम्हारे पास गिवन था ना, जो 0 इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टर्स को, तो उसके अंदर से हमने हमारा मैक्सिमम फैक्टर निकाल लिया। और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा प्राइजेस को, तो वहां से तुम लोगों ने तुम्हारी प्राइजेस निकाल ली, यानी कि मिनिमम प्राइस निकाल ली। क्लियर? ये यहाँ पे तुम्हारा होता है फर्स्ट पार्ट खत्म। अब इस लूप के बाद तुम लोगों ने क्या करना है? अब नेक्स्ट हमारे पास काम आता है फाइंड करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या काम आता है? फाइंड करना फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फैक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फैक्टर। अब हम हर फैक्टर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक एरे बनाया फ्रीक्वेंसी का। इंट फ्रीक्वेंसी एरे क्या हुआ तुम्हारे पास? न्यू इंट योर मैक्स फैक्टर प्लस 1, ये हुआ तुम्हारे पास तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एरे। फॉर इंट आइटम, अब हम हर लूप आइटम्स के लिए हमने लूप्स चलाई। फॉर इंट आइटम एंड आइटम्स, आइटम्स एरे के अंदर हमने लूप चलाई और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम, हमारी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम एट 0, क्योंकि 0 प्लेस में हमारे पास फैक्टर है तो हमने फैक्टर कैलकुलेट करना है, दैट विल बी योर प्लस प्लस। क्लियर? ये चीज अब हमने इसके अंदर कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट अब इसके बाद जो हमारे पास काम आता है वो आता है हमारी वैल्यूज ऑफ आई की कॉपीज ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट परचेज क्या थी। ठीक है, कॉपीज ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट परचेज। अब तुम लोगों को वो चीज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? इंट, मैंने यहाँ पे मेरा एक एरे बनाया वैल्यूज का, और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ? उसके अंदर मैंने मेरे न्यू इंट को इनिशियलाइज कर दिया एन के साथ। इनिशियलाइज करते ही मैं क्या करूंगी? फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से मैं लेके चली आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। हर बार मैं क्या कर रही हूँ? हर बार मैं मेरा इंट फैक्टर निकाल रही हूँ। इंट फैक्टर मेरे किसके इक्वल होगा? फैक्टर विल बी इक्वल्स टू आइटम्स ऑफ आई 0, 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वही मेरा फैक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, और साथ में मैंने इंट कॉपीज को इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। ये है मेरे पास कॉपीज। अब सबसे पहले मैं काउंट करने वाली हूँ मेरे डिविजिबल फैक्टर्स की कितने इसके साथ फैक्टर्स जो है वो डिविजिबल हो रहे हैं। डिविजिबल फैक्टर्स काउंट करने हैं तो वो मैं कैसे चेक करूंगी? फॉर इंट, उसके लिए मान लो मैंने मल्टीपल नाम का एक जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इंट मल्टीपल जो है मेरा वो मेरे किसके इक्वल होगा? इंट मल्टीपल इक्वल्स टू फैक्टर्स। इंट मल्टीपल को मैंने इक्वल कर दिया फैक्टर से, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मेरे फैक्टर्स के लिए सॉरी, इंट मल्टीपल इक्वल्स टू फैक्टर, साथ में मैंने मेरे मल्टीपल पे कंडीशन लगाई जब तक मेरे मल्टीपल लेस देन इक्वल्स टू है मेरे मैक्स फैक्टर से। मल्टीपल किससे लेस देन इक्वल है? मैक्स फैक्टर से। उस केस में मैं क्या करती रहूंगी? मल्टीपल के अंदर प्लस करती रहूंगी अपना फैक्टर, क्योंकि मेरे को काउंट करने कितने मेरे पास डिविजिबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मैंने मेरा लगाया फॉर लूप, और हर बार मैं क्या करूंगी? मेरे कॉपीज की वैल्यू कर दूंगी इंक्रीज। जब मेरे को मेरी कॉपीज मिलती रहेंगी तो मैं फ्रीक्वेंसी जो है कॉपीज की क्या करती रहूंगी? इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टीपल। क्लियर? यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया, और लास्ट में इसके बाद मैं क्या करूंगी? मेरी वैल्यूज को अपडेट, वैल्यूज ऑफ आई इज इक्वल्स टू कॉपीज। क्लियर? आई होप आप लोगों को कोड जो है वो समझ में आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इसको थोड़ा
डिटेल में और अच्छे से पढ़ोगे तो दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। क्लियर। तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर था वैल्यूज, हम मैंने यहाँ से वैल्यूज जो उसको कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है। अब वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है मैंने वो क्या करनी है, नेक्स्ट चीज जो है मैं वो करूंगी, दैट विल बी योर 01 knapsack। नेक्स्ट चीज विल बी योर 01 knapsack। ये चीज है अब कैलकुलेट करना कि हमने आइटम लेना भी है नहीं लेना। तो इंट, सबसे पहले मैं मेरे डीपी को इनिशियलाइज कर दूंगी विद न्यू इंट, न्यू इंट ऑफ बजट+1। बजट+1 जितना बजट है उससे एक एक्स्ट्रा से इनिशियलाइज करा। अब एरेज डॉट फिल, एरेज डॉट फिल डीपी -1, ये क्या है, एरेज डॉट फिल का मतलब मैंने सारी की सारी डीपी के अंदर जो वैल्यूज है स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज को मैंने -1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया डीपी को। उसके बाद क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तब मैं डीपी की वैल्यू जो है फिल करूँ। क्लियर। और डीपी ऑफ 0 जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0 के साथ। क्लियर, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कोड थोड़ा बड़ा लग सकता है बट क्वेश्चन जो अगर उसको समझोगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन जाऊंगी इन आई प्लस प्लस। इस केस के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इंट सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ मेरा कॉस्ट। क्लियर। इंट मेरा कॉस्ट किसके इक्वल है, कॉस्ट मेरे प्राइजेस के इक्वल है। आइटम्स ऑफ आई, प्राइजेस कहाँ थे, आई के फर्स्ट इंडेक्स पे। ये 2D एरे है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर इंट, अब मैंने न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, मान लो मेरे मनी के साथ। इंट मनी इक्वल्स टू, मनी को इनिशियलाइज करा बजट से। अब इसके अंदर मैं रिवर्स पोजीशन में जाएंगे हम, क्योंकि अगर हम इसको मैं बिल्कुल ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं ट्रेवर्स करूंगी मेरे एरे को, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक आइटम को मल्टीपल टाइम्स ले सकती हूँ। क्लियर। एक्स्ट्रा कॉपीज में और जनरेट कर सकती हूँ, तो मेरे को वो नहीं करना। अभी मैं 01 ऐप से कर रही हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि लेना है या नहीं लेना, तो इसको मैं बैकवर्ड चढ़ाऊंगी। ठीक है। जब मैं मनी को बजट से इनिशियलाइज करा, जब तक मेरे जो मनी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है मेरे कॉस्ट से। क्लियर। मनी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है कॉस्ट से, मनी माइनस माइनस। तो इस केस के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इफ इफ मेरा जो डीपी ऑफ मनी है, इस केस में डीपी ऑफ मनी से मैं माइनस कर दूंगी मेरा कॉस्ट। अगर डीपी ऑफ मनी माइनस कॉस्ट, अगर ये नॉट इक्वल्स टू है -1 के, क्या है, नॉट इक्वल्स टू है -1 के, मतलब अब मेरे को जो मेरी वैल्यू है वो डीपी की वैल्यू को अपडेट करना है। तो डीपी ऑफ मनी मेरा किसके इक्वल होगा, डीपी ऑफ मनी विल इक्वल्स टू योर math.max, math.max ऑफ डीपी ऑफ मनी। इसको मैंने डीपी ऑफ जे लेके आपको समझाया था। क्लियर। डीपी ऑफ मनी एंड डीपी ऑफ योर मनी माइनस योर कॉस्ट। मनी में से हम माइनस करेंगे हमारी कॉस्ट, प्लस हम इसके अंदर करेंगे हमारी वैल्यू। क्लियर। वैल्यू ऑफ आई, टू बी प्रिसाइज वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि फॉर लूप चल रहा है हमारा, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कर दिया बंद। क्लियर। तो यहाँ पे जाकर तुम्हारी ये जो फॉर लूप है ये हुई एंड। क्लियर। आई होप तुमको ये चीज समझ आई होगी। अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया लास्ट में, बस जो रिमेनिंग कॉपीज है वो उसके लिए करना है, हमने डिसाइड कर लिया पहले। रिमेनिंग कॉपीज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मेरा आंसर्स को इनिशियलाइज कर दूंगी 0 के साथ। 0 से इनिशियलाइज करके अब मेरे को क्या करना है, रिमेनिंग बजट के लिए अब मैं देख रही हूँ कि रिमेनिंग बजट जो है उसके लिए क्या करना है मेरे को। रिमेनिंग बजट के लिए हम चीपेस्ट आइटम वाली कॉपीज को यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर मैं लूप चला दूंगी इंट मेरा जो स्पेंट, मान लो मैंने इसका नाम ले लिया स्पेंट इक्वल्स टू 0 से मेरा जो स्पेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू है मेरा बजट के, स्पेंट लेस देन इक्वल्स टू बजट, और साथ में कर दिया स्पेंट प्लस प्लस। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू बजट और स्पेंट को कर दिया प्लस प्लस। क्लियर। और इसके बाद मैं क्या करूँ, इफ अगर मेरा डीपी ऑफ स्पेंड जो है, डीपी ऑफ स्पेंड जो है वो इक्वल्स टू है -1 के, तो उस केस में तो अभी
कंटिन्यू कर दो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते अभी तुम उस केस में, अगर डीपी ऑफ स्पेंड जो है तुम्हारा वो -1 है। इंट फिर अदरवाइज हम निकाल देंगे हमारा रिमेनिंग। इंट रिमेनिंग जो है तुम्हारा वो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग विल बी इक्वल्स टू योर बजट में से मैं माइनस कर दूंगी मैंने कितना स्पेंड करा, मेरे को मेरा रिमेनिंग मिल जाएगा। उसके बाद इंट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कॉपीज के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स्ट्रा कॉपी सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमेनिंग को डिवाइड करेंगे बाय यार मिनिमम प्राइस, वहीं से मेरे को पता चलेगा कि मेरी एक्स्ट्रा कॉपीज कितनी है। लास्ट में जब मेरे को मेरा आंसर करना है अपडेट, आंसर तुम्हारा किसके इक्वल होगा, आंसर विल बी इक्वल्स टू मैथ डॉट मैथ्स योर आंसर, मैथ डॉट मैथ्स ऑफ योर आंसर एंड डीपी स्पेंड, इसके डीपी स्पेंड प्लस यार एक्स्ट्रा कॉपीज जो हमने एक्स्ट्रा लिए, उसके इक्वल होगा तुम्हारा क्या, आंसर। और लास्ट में अब कुछ नहीं करना, बस जस्ट वी विल सिंपली रिटर्न अवर आंसर, रिटर्न अवर आंसर। ये कोड अब तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इसको ध्यान से देखना, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। एक बार इसको मैं तुम्हें रन करके दिखाती हूँ। सो तुम्हारे टेस्ट केस जो है वो पास हो चुका है, आई विल सबमिट इट। सो योर सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड, और ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसका। क्लियर। तो इस कोड को अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, तो जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ आई है वो रिप्रेजेंट करे फर्स्ट परचेज से मिलने वाली तुम्हें टोटल कॉपीज। डीपी जो है ये डिसाइड करेगी कौन सी आइटम की फर्स्ट कॉपी लेनी है किसकी नहीं, और रिमेनिंग बजट जो है वो तुम्हें बताएगा चीपेस्ट आइटम की एक्स्ट्रा कॉपीज कितनी खरीदनी है। क्लियर। सो आई होप कि तुम्हें ये जो क्वेश्चन है इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट साइड में आ जाता है, बट अगर इसको अच्छे से समझोगे, इसके अप्रोच को अच्छे से देखोगे, 2-3 बार क्वेश्चन को रिवाइज करो, तुम्हें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।